नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जोशी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है देश सूचना, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देश सूचना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस विषय की जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं, और वह है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत मिलने वाला एरियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8वें वेतन आयोग को लेकर यह स्पष्ट माना जा रहा है कि इसका प्रभाव 2026 की शुरुआत से लागू माना जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से नई सैलरी स्ट्रक्चर को औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार के नियम और पिछली वेतन आयोगों की परंपरा यह साफ संकेत देती है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसका लाभ प्रभावी समय से ही माना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चाहे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी आपको बाद में दिखाई दे, लेकिन उसका बकाया यानी एरियर आपको पूरा मिलेगा। अब यहीं पर सबसे बड़ी और सबसे राहत भरी बात निकलकर सामने आती है। मौजूदा जानकारी और आकलन के अनुसार यदि 8वां वेतन आयोग 2026 की शुरुआत से प्रभावी माना जाता है और नई सैलरी तथा पेंशन का भुगतान 2028 से शुरू होता है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को पूरे 24 महीने का एरियर एक साथ मिलने की संभावना बनती है। यानी 2026 से लेकर 2027 के अंत तक का पूरा अंतर सरकार को एरियर के रूप में देना होगा। यह राशि छोटी नहीं होगी, यह हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी, और यही कारण है कि इसे लेकर पूरे देश में कर्मचारी और पेंशनर वर्ग के बीच उत्सुकता भी है और चिंता भी। इसी बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण मांग तेजी से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, और वह है एरियर को टैक्स फ्री रखने की मांग। खासतौर पर पेंशन धारकों के लिए यह मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि पेंशनर्स की आय सीमित होती है और अगर एक साथ 24 महीने का एरियर मिलता है तो उस पर टैक्स कटौती होने से उन्हें वास्तविक लाभ कम मिल पाता है। इसी को देखते हुए कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संगठनों की ओर से सरकार तक यह मांग पहुंचाई गई है कि 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाला एरियर विशेषकर पेंशन धारकों के लिए टैक्स फ्री रखा जाए। यदि सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो 2028 में मिलने वाला एरियर बिना किसी टैक्स कटौती के सीधे पेंशनर्स के खाते में जाएगा, जिससे लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं उस मुद्दे की जो उम्र के साथ जुड़ा हुआ है और जो हर पेंशन धारक के दिल के बेहद करीब है, और वह है एडिशनल पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार पेंशन धारकों को 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू होता है, जिसमें बेसिक पेंशन पर 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसके बाद 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु पर यह बढ़ोतरी और बढ़ती जाती है, लेकिन अब इस व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। देश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संगठनों और यहां तक कि संसदीय समिति की ओर से भी यह बात सामने रखी गई है कि भारत में औसत आयु 72 से 73 वर्ष के आसपास है। ऐसे में बहुत बड़ी संख्या में पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते और उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिल ही नहीं पाता। इसी वजह से यह मांग तेजी से उठ रही है कि एडिशनल पेंशन की शुरुआत की आयु को घटाया जाए। प्रस्तावित मांग के अनुसार यदि कोई पेंशन धारक 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे 5% अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। 70 वर्ष की आयु पर 10%, 75 वर्ष की आयु पर 15% और 80 वर्ष की आयु पर 20% अतिरिक्त पेंशन दी जानी चाहिए, जिसके बाद मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आगे की बढ़ोतरी जारी रहे। इस मांग को लेकर जेसीएम के सचिव और रेलवे पेंशन फेडरेशन ने कई अन्य पेंशनर संगठनों के साथ सरकार को लिखित मांग पत्र सौंपे हैं। इतना ही नहीं, इस विषय को अब केवल संगठनों की मांग तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि संसदीय समिति ने भी सरकार को सिफारिश की है कि एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव किया जाना चाहिए। जब किसी मुद्दे पर कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और संसदीय समिति तीनों एक साथ सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं तो यह संकेत देता है कि आने वाले समय में इस पर गंभीर निर्णय लिया जा सकता है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में यह एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे पेंशन धारकों को कम उम्र में ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, क्योंकि यही वह हिस्सा है जो हर महीने आपकी सैलरी और पेंशन को सीधे प्रभावित करता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 58% डीए और डीआर दिया जा रहा है, लेकिन एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार यह संकेत मिल रहे हैं कि 2026 की शुरुआत से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 58% से बढ़कर 60% हो सकती है। यह बढ़ोतरी भले ही प्रतिशत में कम दिखाई दे, लेकिन इसका असर सैलरी और पेंशन दोनों पर पड़ता है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसे देखते हुए कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा डीए गणना का फार्मूला अब व्यावहारिक नहीं रह गया है। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना के फार्मूले में बदलाव की मांग भी जोर पकड़ रही है, ताकि वास्तविक महंगाई के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सके। अब दोस्तों, बात करते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उन उम्मीदों की जिन पर पूरे देश
के कर्मचारी और पेंशन धारकों की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ी उम्मीद फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन और न्यूनतम पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। पेंशन नियमों को सरल और पारदर्शी बनाने की भी मांग की जा रही है ताकि पेंशन से जुड़े मामलों में कर्मचारियों और पेंशनर्स को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। अब चलिए दोस्तों, उस समय की बात करते हैं जो आने वाले दिनों में बेहद अहम माना जा रहा है, और वह है इस महीने होने वाली पेंशन अदालत। इस महीने देश भर के सभी जिलों में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना तय किया गया है। यह पेंशन अदालत पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा अवसर है जहां वे अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रख सकते हैं। कम पेंशन मिलना, एरियर का भुगतान ना होना, पीपीओ से जुड़ी समस्याएं, महंगाई राहत में गड़बड़ी या फैमिली पेंशन से जुड़े मामले, इन सभी का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इसी महीने एक और बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू सामने आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित 18 महीने के डीए एरियर को लेकर सरकार से यह पूछा गया है कि यदि यह एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ संकेत देता है। कोर्ट बिना वजह इस तरह का सवाल नहीं करता। इसका मतलब यह है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रही है और आने वाले समय में कर्मचारी और पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला आने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 18 महीने के रुके हुए एरियर को लेकर आदेश जारी होते हैं तो यह राशि भी लाखों में होगी और इसका सीधा लाभ देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा। यही वजह है कि इस महीने को आने वाले समय में एक निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 8वां वेतन आयोग, 24 महीने का एरियर, एडिशनल पेंशन की आयु सीमा में बदलाव, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पेंशन अदालत और 18 महीने के एरियर पर अदालत की कार्रवाई, यह सभी विषय मिलकर आने वाले वर्षों की तस्वीर तय करने वाले हैं। यही कारण है कि इस समय सही जानकारी, धैर्य और जागरूकता सबसे जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की, जो देश के निजी और अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है। आज ईपीएफओ से जुड़े सक्रिय सदस्यों की संख्या 7 करोड़ से अधिक है और ईपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 60 से 65 लाख पेंशन धारक हर महीने पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद यह कड़वी सच्चाई है कि ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन से मिलने वाली राशि आज के महंगाई भरे दौर में सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। यही कारण है कि ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है और सरकार से बड़े सुधारों की मांग तेज होती जा रही है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना की सबसे बड़ी समस्या इसकी बेहद कम न्यूनतम पेंशन है। वर्तमान समय में लाखों ईपीएस पेंशन धारकों को मात्र 1000 रुपए से 3000 रुपए के बीच मासिक पेंशन मिल रही है, जो आज के समय में सिर्फ नाम की पेंशन बनकर रह गई है। महंगाई जिस तेजी से बढ़ी है उसमें दवा, इलाज, किराया, बिजली, पानी और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना इस राशि में असंभव हो गया है। यही वजह है कि ईपीएस पेंशन धारकों की लंबे समय से यह मांग रही है कि न्यूनतम ईपीएस पेंशन को कम से कम 7500 रुपए से 10,000 रुपए प्रति माह किया जाए और उसमें महंगाई राहत को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। यह मांग अब सिर्फ संगठनों तक सीमित नहीं रही बल्कि देश भर में ईपीएस पेंशनर्स के आंदोलन और धरने इसका प्रमाण बन चुके हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से ईपीएस पेंशन धारकों को भी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि यदि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सुविधाओं में सुधार होता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव ईपीएस पेंशन योजना के सुधारों पर भी पड़ सकता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।